नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। काश राजनीति में भी आरबीआई के गवर्नर की तरह कोई पोस्ट होता जो दलों से पूछ सकता कि वो लोगों को राहत कब देंगे। दरअसल आरबीआई ने इस साल जनवरी से मार्च के बीच रेपो रेट को 8% से घटाकर 7.5% कर दिया था। इसके बावजूद बैंकों ने इसका फायदा ग्राहकों को नहीं दिया। फटकार के बाद बैंक हरकत में आए हैं, असर भी दिखा है। पर राजनीति में मामला रेपो रेट का नहीं बल्कि रेपुटेशन रेट का है। इसलिए देखिए, हर दल मुद्दे के समाधान से ज्यादा मुद्दे को जिंदा रखकर उसे जुड़े रहना चाहता है। झारखंड के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए ईश्वर की खोज की तरह है। इसलिए पिछले 14 वर्षों से हर दल एक पैर पर खड़े होकर इस मामले में जनता के हित की रट लगाता रहा है। झारखंड की जनता समझ नहीं पा रही है कि दलों द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए उठाया जा रहा है इस मामले का लोग क्या करें। लोग पढ़ लिख कर नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, नौकरी के लिए पोस्ट भी खाली हैं, जगह भी है, पर यहां भी मामला रेपो रेट वाला ही है। दिलचस्प देश है हमारा। दुनिया भर के लोग शरण लेने के लिए भारत को पसंदीदा जगह मानते हैं, पर देश के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाने की नौबत आ जाए, कब आ जाए ये कहना मुश्किल है। हम दूसरे देश के कलाकार बुलाकर मनोरंजन कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, पर दूसरे राज्य का एक युवक शिक्षक बनकर समाज को राह दिखाए, ये हमें मंजूर नहीं है। हेमंत सोरेन कहते हैं माथा फोड़ देंगे, रघुवर दास कहते हैं दूसरों को कुछ नहीं करने देंगे हम। अब अपने ही देश में हम दूसरे हो चुके हैं। हालात हर जगह एक जैसे हैं। बिहार में सड़कों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने है। यही स्थिति रही तो आगे चलकर सड़कों के मामले में भी स्थानीयता नीति बनानी पड़ेगी। और एनडीए के अंदर से पहली बार किसी को बाहरी होने का एहसास कराया जा रहा है। एनडीए के अंदर भी हो सकता है स्थानीयता नीति लागू करने की नौबत आ जाए। तो कुल मिलाकर आज खबर यह है कि प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। रहा सवाल झारखंड के लोगों का, तो स्थानीयता के नाम पर कभी भी जबरदस्ती यात्रा करवा दी जाएगी। वैसे तो राजनीति का मकसद लोगों को जोड़ना है, पर दिक्कत यह है कि हर जगह राजनीति ही जुड़ जा रही है और लोग पीछे छूट जा रहे हैं। जैसे झारखंड के स्थानीयता का मसला देखिए आप। झारखंड का मामला हो सकता है बिहार चुनाव से पहले सुलझे भी ना। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद समझेंगे। झारखंड में स्थानीय नीति की चर्चा हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय मुद्दे पर बाहरी राजनीति के भारी पड़ने के आसार हैं। सत्ता संभाल रही बीजेपी इस मामले में भी संभल कर कदम रख रही है। इसकी वजह है 2004 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी का झारखंड में सफाया हो गया था। अब एक बार फिर बिहार के चुनाव सामने हैं। चुनौती बीजेपी के लिए है कि सबको संतुष्ट कैसे करे। तो क्या यह मान लिया जाए कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहेगी? हालांकि बीजेपी को लगता है कि समस्या के समाधान में सरकार को सफलता जरूर मिलेगी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 2 महीने के अंदर, तो 2 महीना का एक उन्होंने लक्ष्य रखा है। 2 महीना का हो सकता है कि कुछ और समय लग जावे, लेकिन एक लक्ष्य रख करके वो स्थानीय नीति बना रहे हैं और उस दिशा में ठोस कदम बढ़ा चुके हैं। तो झारखंड के लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्द स्थानीय नीति सरकार की, इस राज्य की सामने आएगी। स्थानीयता के मुद्दे पर हर दल जनता से जुड़ने की कोशिश में है। सरकार में रहने के दौरान जेएमएम भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा, पर अब जेएमएम को भी लगता है कि बीजेपी को घेरने का यही मौका है। इसलिए पार्टी सहयोग के बहाने सरकार को स्थानीयता के मैदान में उतारना चाहती है। जिस गंभीरता से विपक्ष सहयोग कर रहा है, उस मामले के गंभीरता को समझ करके और तय समय सीमा के अंदर इसको हम लोग यहाँ जो नीति हम लोगों को लागू करनी है, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, उन सारे चीज़ों को लागू करना चाहिए। सरकार के सामने चुनौती वादों को पूरा करने की है, तो विपक्ष के पास मौका। पर दिक्कत यह है कि जेवीएम का अनुभव स्थानीयता के मामले में कड़वा रहा। राजनीतिक तौर पर मरांडे के लिए स्थानीयता का मुद्दा बेहद अहम है, न केवल भूल सुधार के लिए बल्कि छवि ठीक करने के लिए भी। इसलिए पार्टी अब नसीहा देते हुए दिखती है। सरकारी सेवाओं में, अन्य सेवाओं में इनकी भागीदारी नहीं है, झारखंडी नौजवानों की नगण्य है। तो इस भागीदारी को हम कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि भाई हम नियोजन नीति झारखंड के नौजवानों के हित में बनाए, स्थानीय नीति बनाए। इसलिए सरकार इस पर विचार करना चाहिए राजनीति से ऊपर उठ करके, और नहीं करती है तो सरकार के माथे ये आरोप जाएगा कि केवल वोट बैंक के लिए इस बैठक को बुलाया था। उनका उद्देश्य यहाँ के नौजवानों को प्रायोरिटी देना नहीं है। दरअसल झारखंड में स्थानीयता के बहाने पहली बार विपक्ष एकजुट होने का एहसास करा रहा है।
तो दूसरी तरफ बिहार चुनाव में बीजेपी को घेरने का मौका भी ढूंढा जा रहा है। इसलिए कांग्रेस भी कह रही है मामले में देर नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों को लेकर के और नियोजन नीति के मुद्दों को लेकर के काफ़ी गंभीर है और हम चाहेंगे कि जितना जल्द इसका निदान हो जाए ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। झारखंड में सत्ता में रहने वाला हर दल स्थानीयता के मुद्दे को सुलझाना चाहता है। सवाल यह है कि राजनीति मुद्दों को उलझाने की कला है। ऐसे में क्या झारखंड का यह मामला बिहार में बीजेपी को उलझा देगा? थोड़ा इंतजार करना होगा। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। बाबूलाल मरांडी के जमाने से इस समस्या की शुरुआत हुई, तो आइए समझते हैं कि ये नीति क्या है। सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करें अगर, तो झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल के दौरान अगस्त 2002 में डोमिसाइल नीति यानी झारखंड के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक नीति बनाई गई। ये उस समय की बात हम कर रहे हैं। इस नीति के अनुसार तीसरी और चौथी श्रेणी यानी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की सरकारी नौकरियां और तकनीकी संस्थाओं में दाखिला लेने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को योग्य ठहराने की बात कही गई जिनके पूर्वज 1932 से पहले झारखंड में बसे थे। ये हम बाबूलाल मरांडी के जमाने की बात करें जब पहली बार इस चर्चा पर शुरुआत हुई थी। लेकिन वो जो नीति थी, उस नीति के लागू होने के बाद जबरदस्त विवाद हुआ और इसके साथ ही देखिए विरोध भी हुआ, प्रदर्शन हुआ। फिर रांची उच्च न्यायालय ने इस नीति को असंवैधानिक बताया और सरकार को हिदायत दी गई उस समय कि वो स्थानीय निवासियों की परिभाषा को न्यायिक आदेश के अनुसार बदले। तब से लेकर देखिए ये मामला आज तक लगातार चला आ रहा है। अब इस मामले में लगातार खींचने की एक वजह राजनीति है। राजनीति क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी एक नतीजे पर पहुंचने से जिस दल की सरकार होगी उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। आखिर कोई भी सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहेगी, ये हम और आप भी अच्छी तरह समझते हैं। झारखंड में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और 2004 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें झारखंड में बीजेपी की हार के पीछे मरांडी के फैसलों को बड़ी वजह माना गया। वो फैसले जो स्थानीयता से जुड़े हुए थे। हुआ ये कि बाहरी भीतरी के मुद्दे, डोमिसाइल मामला और पंचायत आरक्षण के सवाल पर गैर आदिवासी महतो, सदान और आदिवासी समूहों में दूरी बढ़ती गई, यानी लोग आपस में भिड़ने की स्थिति में आ गए और इन तमाम वर्गों को बीजेपी का समर्थक माना जाता था। कहते थे कि ये बीजेपी के समर्थन में हमेशा रहेंगे। लेकिन 2004 में मामला उल्टा पड़ गया सिर्फ इसी नीति की वजह से। ये आधार थे बीजेपी की जीत के। डोमिसाइल नीति के कारण शहरी लोगों ने भी बीजेपी का साथ उस समय नहीं दिया था, यानी दुविधा में बीजेपी के हाथ से दोनों चले गए थे। बीजेपी से सबक लेकर आगे आने वाले दिनों में राजनीति हुई। डोमिसाइल प्रकरण के बाद देखिए एनडीए सरकार में आपसी झंझट बढ़ गया। उस समय बीजेपी के एक मुख्यमंत्री 2 साल में ही विदा हो गए, दूसरे की ताजपोशी हुई, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। ये स्थिति अब तक बरकरार रही है। पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार। सवाल देखिए बहुत सीधा है कि स्थानीयता के मामले में दल कितने गंभीर हैं, क्योंकि चारों तरफ चर्चा हो रही है कि स्थानीयता नीति बननी चाहिए और दल कह रहे हैं बननी चाहिए, तो कौन रोक रहा है? और गंभीरता का पता खासतौर से तब चलता है जब कोई दल सत्ता में ना हो। जी हां, सत्ता में नहीं होने पर जनहित के मुद्दे पर कोई भी दल क्या करता है, इसी से पता चलता है कि समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा। अब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की जब सरकार थी तो हेमंत सोरेन ने ठीक ऐसी ही एक बैठक बुलाई थी जैसी अभी रघुवर दास सरकार ने बुलाई। उस समय हेमंत सोरेन कह रहे थे कि हम चुपके से कुछ नहीं करना चाहते, जनता पर सरकार अपनी मर्जी नहीं थोपेगी। हेमंत सोरेन की इस बयान से बीजेपी बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी उस समय, यानी हेमंत सोरेन के जमाने में। विधानसभा में जब इस पर चर्चा हो रही थी तो बीजेपी वेल में कूद जा रही थी। बीजेपी का कहना था कि सरकार दिखावा कर रही है, चर्चा से कुछ नहीं होना जाना, स्थानीयता को परिभाषित नहीं करने की मंशा है सरकार की। आज की तारीख में देखिए क्या हो रहा है। अब जब बीजेपी की सरकार है तो फिर बैठक हो रही है, तो सवाल है अंतर क्या है? स्थानीयता को जितनी जल्दी परिभाषित करने की उम्मीद बीजेपी को हेमंत सोरेन की सरकार से थी, वो उतनी जल्दी अपनी सरकार में नहीं कर पा रही है। अब बीजेपी कह रही है कि सोच समझकर सबके हित में काम करेंगे। तो यहीं से सवाल पैदा होता है कि दोनों सरकारों ने अलग क्या किया। यानी एक नतीजे पर तो हम पहुंच ही सकते हैं कि जो दल सत्ता में झारखंड में रहा उसके सुर अचानक बदल गए हैं या बदल जाते रहे। तो सवाल है कि समाधान कैसे होगा। आइए अब नेताओं के बयान पर आते हैं। रघुवर दास के हाथ में राज्य की कमान है। 2013 में उनका बयान इसी मुद्दे पर पढ़ रहा था आज। रघुवर दास ने कहा
कि प्रदेश की डोमिसाइल नीति का निर्धारण छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की तर्ज पर होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों राज्यों का गठन भी झारखंड के साथ ही हुआ था। ये पहले रघुवर दास साहब की सोच थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट वर्ष 2001 तय किया गया था, जबकि उत्तराखंड में वर्ष 2003 को मानक के रूप में तय किया गया, यानी जब ये राज्य बने उसको कट ऑफ डेट माना गया। आज देखिए सरकार कह रही कि हम विचार करेंगे। रघुवर दास जी के पास अगर पहले से विचार थे तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? बता दें आपको कि इन दोनों राज्यों में केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, 10 वर्ष से अधिक समय से शिक्षा ग्रहण करने वालों को भी स्थानीय का दर्जा मिला हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास, यानी उस जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि यदि झारखंड सरकार चाहे तो वो दोनों राज्यों की डोमिसाइल नीति उपलब्ध कराने को तैयार है। उस समय सरकार की मदद करने के लिए भी रघुवर दास तैयार थे। उन्होंने ये भी कहा था कि झारखंड में डोमिसाइल के निर्धारण तक सरकार को सभी नियुक्ति पर रोक लगानी चाहिए। यह बीजेपी का स्टेटमेंट था उस समय। और एक अहम बात देखिए, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही को भी क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब रघुवर दास क्या कह रहे हैं कि बिहारियों को नौकरी नहीं देंगे, और हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि माथा फोड़ देंगे। इसलिए समझना मुश्किल है कि दोनों सरकारें जब पहल कर रही है तो जनता किससे उम्मीद करे। अब राज्य की स्थिति भी आप देख लीजिए आज की तारीख में। हालात यह है कि झारखंड में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। टेट की परीक्षा पास कर 58,000 से अधिक छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं। प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में रिक्तियां 1 लाख से अधिक हैं। राज्य सरकार को प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में बहाली करना जरूरी है, नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी, यह भी समस्या है। उसी तरह से देखिए आप, गेट पास छात्रों की भी लंबी फेरिस्त है झारखंड में। स्कूल से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक में खाली स्थान है। सवाल बहुत सीधा है कि हर दल 14 वर्षों में राज्य की सत्ता में रहा और हर किसी को लगता है कि झारखंड की जनता को ठगा जा रहा है। बहुत सीधा सवाल यह है कि ठग कौन रहा है, ये समझना बहुत ही आसान है। बहुत छोटा सा विराम, हाजिर हो रहे हैं। अब महाविलय को लेकर अभी तक आप तमाम खबरें देख रहे थे। बहुत माथापच्ची का दौर हो चुका है। इन सब के बीच बीजेपी एकता दिखा रही थी, लेकिन अब एनडीए के अंदर से ही तकरार की स्थिति देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे पहले। प्यार भी, तकरार भी, सीएम पद को लेकर वार भी, चुनाव को लेकर एनडीए तैयार भी। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 से 7 महीने का समय बचा है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। सत्ता हासिल करने के लिए एक ओर जहां आरजेडी और जेडीयू एक होने जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। बड़े नेताओं के दौरे के बाद जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे उनकी एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका सौभाग्य है, आपका केवल मोदी में जोड़ी है। दिल्ली में मोदी, पटना में भी मोदी है। दोनों का जोड़ी है। वेंकैया नायडू साहब का बयान एक व्यक्ति का बयान है, पूरी पार्टी का बयान नहीं है। और जहां तक एक व्यक्ति के बयान की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी में वेंकैया नायडू साहब के पहले कई नेताओं ने और बयान दिए हैं, जो अलग अलग बयान। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अलग अलग बयान इस मामले में कई लोगों ने दिया है। अलग अलग लोगों का नाम अलग अलग लोगों ने कहा है, लगातार लोग कह रहे हैं। एनडीए में सीएम पद को लेकर तकरार, एक पद के एनडीए में कई दावेदार। अभी हाल ही में बेंगलुरु में संपन्न बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार को लेकर बड़ी उम्मीद जताई। उन्होंने तो यहां तक कहा कि बिहार में नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब बीजेपी बिहार में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन इस बात को लेकर दुविधा में है कि सीएम पद का दावेदार घोषित किया जाए या नहीं। राज्य में बीजेपी के सर्वमान्य नेता सुशील कुमार मोदी हैं, लेकिन पार्टी के भीतर और बाहर उनको लेकर आम राय नहीं है। वहीं सहयोगी एलजेपी ये कहकर परेशानी को और बढ़ा रही है कि सीएम पद पर फैसला एनडीए की बैठक में होगा। हाँ, एक बार तो जरूर राय विचार लिया जाएगा गठबंधन के नेताओं से। अभी पार्टी का तो हर पार्टी का है। हमारे पार्टी में लीडर रामविलास पासवान है
उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, फिर बीजेपी में भी लीडर हैं। तो अपने अपने पार्टी का तो लीडरशिप सबको पता है, लेकिन जो गठबंधन है, इस गठबंधन का ज्वाइंट मीटिंग होगा तभी पता चलेगा कि फाइनल उम्मीदवार कौन हो सकता है। बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं सहयोगी। चुनाव पूर्व उम्मीदवार घोषित करेगी बीजेपी। बिहार में बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी का गठबंधन है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, लिहाजा सीएम पद पर उसका दावा बनता है। लेकिन बीजेपी के अंदर एक पद के कई दावेदार हैं। सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, सीपी ठाकुर, सत्यदेव नारायण आर्य, शहनवाज हुसैन समेत कई नेता दबी जुबान से ही सही सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी इस मामले को सुलझाने की। अब देखना है बीजेपी के चाणक्य अमित शाह इस सियासी संकट से कैसे निपटते हैं। अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव किसी भी दल के लिए परीक्षा से कम नहीं होते और बिहार के चुनाव अगर जनता परिवार के लिए टेस्ट साबित होंगे तो उतनी ही बड़ी चुनौती एनडीए के लिए भी होगी, क्योंकि गठबंधन को बचाने के नाम पर यहां एक उदाहरण बीजेपी शायद पेश कर पाए। एक छोटा सा विराम, हाजिर हो रहे हैं। राजनीति में सदन और सड़क के बीच दिलचस्प नाता है, क्योंकि जब संघर्ष की बात आती है तो अक्सर नेता कहते हैं सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष होगा। लेकिन बिहार में इन दिनों देखिए, सड़क सदन का केंद्र बिंदु बना हुआ है। बीजेपी राज्य सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रही है तो राज्य सरकार कहती है कि सारा का सारा दोष केंद्र सरकार का है। लोग कैसे चलेंगे रोड पर, रिपोर्ट देखिए। यह है पटना का गांधी सेतु, जिसे बिहार के लाइफलाइन का दर्जा हासिल है, लेकिन आज यह बदहाल है। इसकी बदहाली की कहानी इसमें लगे 1348 पैबंद बताते हैं। मरम्मत के कारण पिछले कुछ सालों से 2 लेन अक्सर बंद ही रहते हैं, जिसके चलते यहां जाम की समस्या आम है। ये 1982 में हम लोगों के सामने में ये पुल का उद्घाटन हुआ है और हम लोग इस पुल को टूटते हुए भी देख रहे हैं, झड़ते हुए भी देख रहे हैं। और पिछले 15 सालों से 17 सालों से मैं इस पुल पर से रोज़ गुजरता हूँ, हाजीपुर जाता आता हूँ। और ये इसमें मरम्मत आज पिछले 15 सालों से लगातार हो रहा है। कभी भी एक लेन क्लियर यहाँ से वहाँ तक दोनों लेन चालू नहीं मिला है और रोज़ इसमें कुछ काम हो ही रहा है। 15 सालों से 20 सालों से क्या काम हो रहा है पता ही नहीं चल रहा कि क्या काम हो रहा है। आज ऐसा ये पुल का दशा हो गया है कि आदमी चढ़ने के लिए सोचता है, क्योंकि अगर हमें पटना से हाजीपुर जाना पड़ता है तो 3 से 4 घंटे हमें जाम में फंसने लग जाते हैं। बिहार में यह हाल सिर्फ महात्मा गांधी सेतु का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरी तरह से बदहाल है। आइए एक नजर डालते हैं बिहार में बदहाल एनएच पर। NH 30 पटना से आरा, दूरी 51 किलोमीटर। NH 84 आरा से बक्सर, दूरी 74 किलोमीटर। NH 85 छपरा से गोपालगंज, दूरी 95 किलोमीटर। NH 31 बख्तियारपुर से खगड़िया, दूरी 133 किलोमीटर। NH 57A फारबिसगंज से जोगबनी, दूरी 9.2 किलोमीटर। NH 28 बथनाकुट्टी से देवापुर, दूरी 41 किलोमीटर। NH 28A पिपरा कोठी से रक्सौल, यहां की दूरी 63 किलोमीटर। NH 80 बढ़ैया से गंगासराय, दूरी 9 किलोमीटर। इस तरह बिहार में 475 किलोमीटर NH बदहाल है। मरम्मत नहीं होने से ये NH पर पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। बिहार सरकार के मुताबिक पिछले 6 सालों में पथ निर्माण विभाग ने NH की मरम्मती के लिए 3,337 करोड़ की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने महज 1,082 करोड़ रुपए ही दिए हैं। जो नेशनल हाईवे है, अब उसका क्या किया जाए?
अब आज जो शिकायत होती है जगह जगह बिहार की सड़कों को लेकर, वो नेशनल हाईवे के चलते हो रही। नेशनल हाईवे भारत सरकार का है, भारत सरकार उन सड़कों को ठीक करती नहीं है, बनाती नहीं है, सिर्फ ले लिया है नेशनल हाईवे के रूप में। भाई अगर उसको बनाने का इरादा नहीं है तो फिर उसको नेशनल हाईवे के रूप में घोषित क्यों करते? नीतीश कुमार एनएच की बदहाली के लिए केंद्र पर दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन जिन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है उसमें से ज्यादातर की हालत खराब है। चुनावी साल में सड़क और पुलों की बदहाली को बीजेपी मुद्दा बना रही है। चाहते कि चुनाव के पहले शिलान्यास कर दे, इतिहास में अमर हो जाएं, ताकि शिलालेख पर एक उनका नाम अंकित हो जाए। और जब केंद्र की सरकार तैयार है 5,000 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए, और ये 5,000 करोड़ की राशि कल बढ़कर 10,000 करोड़ भी हो जाएगी, तो इसीलिए केंद्र की सरकार जब नया पुल बनाने के लिए तैयार है तो बिहार सरकार को जिद नहीं करना चाहिए, इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। सड़कें बदहाल हैं, पुल बदहाल है, आम आदमी हलकान है। समस्याओं के साथ राजनीति करना कोई राजनेताओं से सीखे, लेकिन आम आदमी को ये इल्म भी नहीं होता है कि राह चलते उनके साथ राजनीति हो गई है। कैप्शन फिरोज आलम के साथ विजम पांडे, जी मीडिया, पटना। सड़कों के मामले में बिहार की हालत बहुत खराब है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख आबादी पर 257 किलोमीटर सड़क है, जबकि बिहार में प्रति लाख आबादी पर मात्र 90 किलोमीटर सड़क। लेकिन जो सड़कें हैं वो भी चलने लायक नहीं है। खराब सड़क से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। वैसे भी देखिए, बिहार में हर दिन 14 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि प्रति 1000 गाड़ियों में देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स बिहार में होते हैं। वर्ष 2013 की रिपोर्ट देखेंगे तो सड़क दुर्घटना में 10,298 मामले दर्ज हुए, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन दुर्घटनाओं के पीछे बड़ा कारण सड़कों की बदहाली है। केंद्र और राज्य सरकार को इन आंकड़ों को देखना चाहिए और सियासत छोड़कर सड़कों को दुरुस्त करने की ईमानदार कोशिश करनी चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर रास्ते की मंजिल राजनीति हो तो फिर रास्ता नहीं रहता। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।